आज रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में ऑफेंसिव स्ट्राइक्स को और तेज कर दिया है। रूस का दावा है कि आज के हमले में यूक्रेन के 120 जवान मारे गए। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना को इतना नुकसान हुआ है कि वो अपनी डिप्लीटेड यूनिट्स को, यानी बर्बाद हो चुकी यूनिट्स को जंग के मैदान में उतारने को मजबूर हो चुकी हैं। लेकिन यह दावा जो किया जा रहा है, इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट यह है कि रशिया ने कोशिश की थी जल्द से जल्द डोनबास की लड़ाई को खत्म करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आगे क्या होगा? नेटो ने ईस्टर्न यूरोप में अपना वॉर एक्सरसाइज का पूरा कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। रूसी बॉर्डर के पास सैनिक जमा होना शुरू हो चुके हैं। इधर यूक्रेन में ब्रिटेन के एम्बेसडर दोबारा कीव पहुंच गए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो जेलेंस्की के बीच बात हुई और इससे भी बड़ी बात, चुनाव जीतते ही फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को और हथियार देगा। इससे एक और बड़ी बात, पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो 300 T-72 टैंक्स जो हैं यूक्रेन को देगा। और इससे एक और बड़ी बात, अब से कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के 12 विमान हथियार लेकर यूरोप लैंड कर रहे हैं और फिर ये जंग और आगे बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि अब जंग का दायरा बढ़ना करीब करीब तय है, क्योंकि रूस अब खुलकर सप्लाई लाइंस पर अटैक कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये ऐसे कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर पर जाकर खत्म होने वाला है? क्या सुपर पावर्स ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है? यह समझने वाली बात है। और क्या यह समझा जाए कि यूक्रेन के ग्राउंड से अब हर किस्म की युद्ध के शंखनाद होंगे और वेपन्स सीधे सीधे रशिया वर्सेस नेटो वेपन्स आमने सामने। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। बारूद, विध्वंस, बर्बादी, तबाही, विनाश, चीत्कार, दर्द, विस्फोट, मरघट और लाशों का अंबार। अगर इन शब्दों को एक माला में पिरो देंगे तो आज की यूक्रेन की शक्ल नजर आएगी। युद्ध की मार झेलता यूक्रेन, गोलियों और मिसाइलों की बौछार झेलता यूक्रेन। यूक्रेन का कोना कोना जख्मी है, कराह रहा है, दर्द से तड़प रहा है। लेकिन पिछले 9 हफ्तों से जो जंग का दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ विनाश का यह दायरा बढ़ता जा रहा है। और अब दूसरे देशों की तरफ रुख करने भी लगा है। डर इस बात का है कि कहीं इसकी चपेट में पूरा विश्व न आ जाए। सवाल उठने लगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बाद पुतिन की जद में कौन कौन से टारगेट हैं? क्या पुतिन अब यूरोप के शहरों को निशाना बनाएंगे? क्यों बार बार रूसी मीडिया में एटमी हमले और वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या जंग में अमेरिका उतरने को तैयार हो गया? इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उन 2 खबरों को समझना जरूरी है जो कुछ वक्त पहले ही रूस के जरिए फ्लोट की गई और फिर तमाम वेस्टर्न मीडिया की सुर्खियां बन गई। डेली मेल ऑनलाइन ने एक ट्वीट किया। इसमें रूस के सरकारी टेलीविजन की पिक्चर दिखाई और नीचे कैप्शन दिया, नो वन विल सर्वाइव, यानी कोई नहीं बचेगा। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चला कि बात मिसाइल हमले की हो रही है, एटम बम की हो रही है। इसी अखबार ने एक और न्यूज रिपोर्ट की। इसमें लिखा कि अब व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन के खिलाफ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर देंगे और इसके लिए अपने रिजर्व ट्रूप्स को मोबिलाइज करने का फाइनल ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। इसी हेडलाइन में लिखा था कि फॉर्मर नाटो चीफ ने भी वेस्टर्न कंट्रीज को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अलर्ट कर दिया है। जाहिर है ये दोनों हेडलाइन, ये दोनों खबरें आने वाले खतरे का अंदेशा जता रही हैं। लेकिन इस सबके बीच CNN और फॉक्स न्यूज ने भी 2 खबरें छापी, जिन्हें देखने के बाद पता चलेगा कि यह मामला रूस और यूक्रेन की सीमा से पार जाता दिखाई दे रहा है। बात समंदर की हो रही है, जवाबी कार्रवाई की हो रही है। CNN ने लिखा कि रूस ने अमेरिका और जापान की नेवल एक्सरसाइज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इसी तरह फॉक्स न्यूज ने लिखा कि अब नाटो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है।
अब ये सारी खबरें एक चेन रिएक्शन की तरह है। जैसे ही रूस की तरफ से कोई खबर या कोई बयान फ्लोट होता है तो डायरेक्ट अमेरिका और यूरोप से उसका रिएक्शन भी सामने आता है। बीते 24 से 48 घंटों में यही देखने को मिला, क्योंकि रूस के सरकारी टेलीविजन पर यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही थी। उन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल से टारगेट करने पर चर्चा हो रही थी। इसलिए सवाल उठे, क्या पुतिन लंदन को निशाना बनाने वाले हैं? क्या पुतिन की लिस्ट में जर्मनी और फ्रांस का भी नाम है? क्या सरमट 2 मिसाइल के नाम से दुनिया को धमकाया जा रहा है? क्या रूस एटमी हमले की बात करके बार्गेनिंग पावर अपने पास रखना चाहता है? असल में इस तरह के वीडियो कोई नई बात नहीं है। जब से जंग शुरू हुई है तभी से रूस की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं। मसलन 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड को अलर्ट रहने के ऑर्डर जारी कर दिए। 28 फरवरी को रूसी सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि उस दुनिया का क्या काम जिसमें रूस ही ना हो, यानी सीधे तौर पर एटमी हमले की धमकी। 23 मार्च को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ तो फिर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे। 24 मार्च को यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि अगर नाटो ने रूस को उकसाया तो फिर रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। 15 अप्रैल को पहली बार सीधे तौर पर रूस के सरकारी मीडिया में वर्ल्ड वॉर 3 की बात कही गई। रशियन टेलीविजन के एंकर ने कहा कि नाटो के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। 28 अप्रैल को रशिया टुडे की एडिटर मार्गरिटा ने भी एटमी हमले की थ्योरी का सपोर्ट किया। कह दिया एक दिन सबको मरना है। और कल एक बार फिर बाकायदा मॉस्को में टीवी डिबेट की गई। इस शो में बाकायदा टीवी पर एक मैप भी दिखाया गया जिसमें रूसी भाषा में बर्लिन, पेरिस और लंदन का जिक्र था और उनके नीचे टाइम दिया गया था। कहा जा रहा था कि लंदन, पेरिस और बर्लिन पर 200 सेकंड में एटमी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। हमला कैलिनिनग्राड से होगा, जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच रूसी इलाका है, जहां न्यूक्लियर मिसाइलों का जखीरा है। मतलब कोई नहीं बचेगा। कहा जा रहा है कि ये टीवी डिबेट्स और ब्रिटेन पर बम गिराने के बाद उन बयानों का जवाब है जो ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन के सपोर्ट में दिए गए। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हीपी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर रूसी जमीन पर यूक्रेन हमले से उसकी सप्लाई लाइन पर असर पड़ता है तो ये सही है, लेजिटिमेट है। हालांकि इसी के बाद रूस का सख्त जवाब भी आया। रूसी रक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया, हमें लगता है कि कीव को लंदन के जरिए इस तरह उकसाना कार्रवाई को न्योता देना होगा। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर उसी तरीके का जवाब भी दिया जाएगा। हम पहले भी आगाह कर चुके हैं कि रूसी सेना लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के साथ कीव के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन की तरफ से ऐसा बयान दिया गया। ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने तो ये तक कह दिया था कि क्रीमिया समेत पूरे यूक्रेन को आजाद किए जाने की जरूरत है। इसी के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का बयान भी सामने आया। पुतिन ने कह दिया कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो बिजली से भी तेज हैं, जिनकी काट किसी के पास नहीं। इशारा साफ था, बात जहां तक पहुंचनी थी पहुंच भी गई। If anyone attempts to जो कोई भी मौजूदा हालात में दखल देगा उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी रूस के लिए खतरा बनेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। threats, strategic threats, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके हमलों पर हमारा जवाब बहुत तेजी से होगा। हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए सभी तरह के तरीके हैं। हमारे पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। instruments, all the weapons required to do so. अब सवाल है कि अगर इंग्लैंड तक आंच पहुंची तो फिर अमेरिका तक चिंगारी पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए इस वक्त अपने पुराने सारे डिफरेंसेस को भूलकर यूरोप और अमेरिका सेम पेज पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के लिए $33 बिलियन की मदद का रास्ता तैयार कर रहा है। इसमें से $20 अरब से ज्यादा का इस्तेमाल यूक्रेन की सैन्य सहायता और पड़ोसी देशों के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसी तरह ब्रिटेन भी रूस से निपटने की, उसे काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन अपनी सेना की सबसे बड़ी खेप को यूरोप भेज रहा है। ब्रिटेन ने पूर्वी यूरोप में 8,000 ब्रिटिश जवानों की तैनाती का ऐलान किया है। इतनी बड़ी तैनाती में जवानों के साथ टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी भी शामिल है। वैसे जिस वक्त ये सब कुछ तय हो रहा था उसी दौरान नाटो ने भी ईस्टर्न यूरोप को किला बनाने की तैयारी तेज कर दी। नाटो की इस तैयारी की तुलना कोल्ड वॉर के दौर से की जाने लगी है। जानकारी के मुताबिक इसी हफ्ते एक्सरसाइज एरो के तहत नाटो रिजर्व ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट फिनलैंड में होगा।
इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के जवान शामिल होंगे। इसी हफ्ते एक्सरसाइज स्विफ्ट रिस्पांस की जाएगी। नॉर्थ मैसेडोनिया में 4500 स्पेशल ट्रूप्स इसका हिस्सा बनेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन के साथ अल्बानिया, फ्रांस और इटली की फौज शामिल होगी। अगले महीने एस्टोनिया लातविया बॉर्डर पर एक्सरसाइज हेजहॉग होगी। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और डेनमार्क के 18,000 जवान पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह मई के आखिर में पोलैंड में नाटो की एक्सरसाइज डिफेंडर होगी। इसमें 11 देशों के जवानों के साथ ब्रिटेन के भी 1000 सैनिक शामिल होंगे। यकीन ये फैसला रूस और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच नए सिरे से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकता है। लेकिन क्या ये कोल्ड वॉर विश्व युद्ध की तस्वीर भी उकेर रही है? ये समझना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। जब पूरा नेटो एक साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाएगा तो पुतिन अकेले नहीं रहने वाले। पुतिन का साथ देने के लिए वो घातक हथियार हैं जिनका अभी तक यूक्रेन में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। और इस बात को बाइडेन भी जानते हैं, जॉनसन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं और शोल्ट्ज भी जानते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।